कल की दशिका में 5 नंबर की कविता गुरबानी का हमने देखा था। आज उसमें और उस कविता का शीर्षक है वृंद के दोहे, जिसके कवि है वृंद। रीतिकालीन काव्य परंपरा के एक कवि जिनका नाम वृंदावन दास, उनके 11 दोहे हमारे इस 12वीं के पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। अब यह 11 के 11 दोहे नीतिपरक दोहे हैं, यानी कि इन दोहों को पढ़ने के बाद हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। नीति के राह पर कैसे चलना है, नैतिकता को कैसे अपनाना है, जब इन दोहों को हम पढ़ेंगे तो ये बातें हमारी समझ में आ जाएगी। बहुत सारी बातों का यहाँ पर वृंद जी ने उल्लेख किया है। वृंद जी अकबर के दरबार में दरबारी कवि के रूप में थे, ये यहाँ पर उल्लेखनीय बात है। और यहाँ पर जो दोहे रखे गए हैं, विद्या रूपी धन की विशेषता क्या होती है, यह यहाँ पर बतलाने का प्रयास किया है। इंसान को अपनी क्षमताओं को देखना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। अगर इंसान के पास अगर गुण नहीं है तो उसे मान सम्मान नहीं मिलता, उसे बड़प्पन नहीं मिलता। यह भी वह कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार न हो, उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, यह भी कहने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें वृंद जी इस घटक में बतलाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वृंद जी का परिचय देखते हैं, और फिर उसके बाद इनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा का परिचय, और फिर ये जो दोहे आए हैं, इन दोहों का परिचय हम देख सकते हैं। तो देखिएगा, पहले कवि का परिचय। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सय में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है।
आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधि भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। एक अल्प सा परिचय यहाँ पर दिया है वृंद जी का। और इसमें देखिएगा, इनका जन्म कहाँ हो गया, कब हो गया, यह भी बतलाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। इनका जन्म 1643 को मथुरा में हुआ, ऐसा कहा है। अब रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं उनमें इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। मैंने इसके पहले की तस्वीर में या कविता पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि भाई भक्तिकालीन काव्य परंपरा में दो प्रकार दिखाई देते हैं, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। मगर उसके पहले मैंने कहा था जो मध्ययुगीन काल था, उस मध्ययुगीन काल में भक्ति काल और रीति काल, ये दो भेद हमें कविता के दिखाई देते हैं, ऐसा ही मैंने आपसे कहा था। और भक्ति काल के कवि अलग है, रीति काल के कवि अलग है, ये भी कहा था मैंने आपको। तो रीति काल के कवियों में जिस प्रकार से बिहारी का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार से वृंद जी का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। जैसे बिहारी सतसई, आपको मालूम है 713 दोहों का उन्होंने बिहारी सतसई लिखा और वह साहित्य जगत में अमर हो गए। वैसे आदर के साथ हमारे इस वृंद जी का नाम लिया जाता है। इनका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ऐसा भी यहाँ पर कहा है। भाषा सहज है, सुंदर है, सरल है, लोक भाषा से जुड़ी हुई है। इनकी भाषा में ब्रज तथा अवधि भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। बहुत सारे शब्द अवधि भाषा के और ब्रज भाषा के इनके साहित्य में हमें दिखाई देने लगते हैं। इनका निधन 1723 में हुआ, ऐसा यहाँ पर कहा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिएगा, वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। विधा का परिचय देखो। अब ये जो दोहे जो आए हैं, तो इस विधा का परिचय यहाँ पर दिया गया है। देखो, रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर छंदों की बात कही है। दोहा आर्धसम मात्रिक छंद है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। दोहे के प्रत्येक चरण में के अंत में लघुवर्ण आता है। अब यहाँ पर प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। थोड़ा ज्ञान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपकी वह समझ में आ जाएगा कि प्रथम और तृतीय चरण जो है उसमें 13-13 मात्राएं हमें दिखाई देने लगती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण इसमें 11-11 मात्राएं हमें दिखाई देने लगती हैं। तो ये इसकी विधा की विशेषता है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब ये जो कविता यहाँ पर दी है, दोहे यहाँ पर दिए हैं, इन दोहों का एक अल्प सा परिचय यहाँ पर दिया है। देखिएगा, उस परिचय को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने
कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं। जीवन का सच्चा मार्ग वह दिखाते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। देखो कविता में क्या है, इन दोहों में क्या है, थोड़ा सा परिचय यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। एक नीतिपरक बातें हमें इसमें दिखाई देती हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि भाई ये दोहे जो है नीतिपरक दोहे हैं। कुछ सीख हमें मिलती है इन दोहों से कि जीवन जीते वक्त बहुत सारी बातें हमें स्वीकारनी पड़ती है, बहुत कुछ हमें सीखना पड़ता है, बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है, बहुत कुछ संभालना पड़ता है, बहुत कुछ बातें जीवन में होती है। तो जीवन कैसे जिया जाए, छोटी छोटी बातें हमें कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। अब यहाँ पर वृंद जी अपने दोहों के माध्यम से हमें कुछ सीख देते हैं। क्या सीख देते हैं वह, कि विद्या रूपी जो धन होता है, इंसान को क्या है, विद्या प्राप्त करनी है। और ये विद्या कहाँ मिलती है, किताबों में मिलती है। उस विद्या को प्राप्त कीजिएगा। और यह ऐसा धन है, विद्या रूपी धन, कि आप इसे कितना भी खर्च करो ये घटेगा नहीं, वो बढ़ते ही चला जाएगा। पैसे वाले इंसान के पास पैसा होता है, धन होता है, मगर वह धन एक ना एक दिन क्या है, खत्म होने वाला होता है। धन में बढ़ोतरी होती नहीं। तुम जितना खर्च करोगे उतना वह धन आएगा नहीं। तुम्हारे उस भंडार से, उस कोष से धन तो है चला जाएगा। मगर विद्या रूपी धन ऐसा है कि वह जितना भी तुम खर्चा करोगे वो क्या है, बढ़ते ही चला जाएगा। ये भी यहाँ पर बतलाने का प्रयास किया है। यानी कि कुछ सीख उन्होंने यहाँ पर दी कि विद्या को हमें हासिल करना है, उस धन को हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। आंखें मन की बात बतला देते हैं। जो हमारे मन में भाव है वह हमारे आँखों में दिखाई देते हैं। तो सच और झूठ की बातें जो है आंखें बतला देती हैं। ये भी यहाँ पर कहते हैं, आँखों की बातें यहाँ पर कही गई हैं। आँखों का महत्व क्या है ये यहाँ पर उन्होंने बतलाने का प्रयास किया है। उसके बाद इंसान में जितनी क्षमता है, हमारी जितनी क्षमता है उतना ही हमें क्या है, कार्य करना चाहिए, वैसा हमें कार्य करना चाहिए। क्योंकि चादर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने चादर की बात यहाँ पर बतलाई गई है। उसे हम देखने का प्रयास करते हैं आगे चलकर। तुम कोई व्यापार करते हो, व्यवहार में कपट नहीं होना चाहिए। व्यवहार में अगर कपट करोगे तो कब तक करोगे, एक बार करोगे, दो बार करोगे, बाद में अगर मालूम हो गया तो फिर वो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए यह भी उन्होंने कहने का प्रयास किया है। इंसान के पास गुण होने चाहिए। बिना गुणों से इंसान को बड़प्पन नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, उस दुष्ट व्यक्ति पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, उसका परिणाम गंभीर हो सकता है। ये भी यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं। और जो सद्गुणी व्यक्ति होते हैं, वह सद्गुणी व्यक्ति हमेशा आदर के पात्र बने रहते हैं। सद्गुणी व्यक्ति जो होते हैं वह आदर के पात्र बने रहते हैं। ये भी यहाँ पर लेखक ने, कवि ने कहने का प्रयास किया है। यानी कि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि भाई ये जीवन जी रहे हैं तो कैसे जीवन जीना है,
यह मार्ग हमें कौन बतला रहा है? यहाँ पे हमारे कवि उनके दोहों के माध्यम से कुछ नीतिपरक बातें हमें बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर अल्प सा परिचय दिया है पाठ का या कविता का, उसे हमने यहाँ पर देखा। कवि का परिचय हमने यहाँ पर देखा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कविता को यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिएगा पन्ना नंबर 27 पर। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे